हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी के उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसका, इकोनॉमिक्स का। बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एकदम परेशान कर चुके थे कि सर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव कब वीडियो आएगा, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव का कब वीडियो आएगा। तो आप लोग का इंतजार खत्म हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्कर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आएगा, यानी 18 और 20 फरवरी को, जो कि आप लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है आर्ट्स साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का। तो बेसिकली ये वाला वीडियो होने वाला है इकोनॉमिक्स का इंग्लिश में। जो अगर हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं तो टेंशन मत लो, आप लोग के लिए भी वीडियो आ चुका है, ठीक है। यानी कि इस वीडियो के साथ साथ हिंदी का भी एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। और एकदम एक साथ होगा, तुरंत होगा। तो हिंदी वाले बच्चे थंबनेल में देखो, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। एक में लिखा रहेगा इको, ब्रैकेट में लिखा रहेगा इंग्लिश जैक 2025, ये एक प्लेलिस्ट होगा। और एक लिखा रहेगा इको, ब्रैकेट में लिखा रहेगा क्या, हिंदी, और जैक 2025, ये एक प्लेलिस्ट होगा। तो दोनों प्लेलिस्ट में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी वाला वीडियो आएगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश वाला वीडियो आएगा। लेकिन जो एमसीक्यू है वो एक ही वीडियो में आएगा, यानी इंग्लिश वालों के लिए भी बच्चों के लिए भी वो एक ही वीडियो होगा एमसीक्यू का, ऑब्जेक्टिव का। और हिंदी वाले और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों के लिए एक ही वीडियो अपलोडेड होगा, किसका, एमसीक्यू का। क्योंकि उसमें सारा क्वेश्चन किस में रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा और साथ ही साथ हिंदी में भी रहेगा। लेकिन सब्जेक्टिव का बात करें तो इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में इंग्लिश वाले लोग का वीडियो अपलोडेड होगा और हिंदी वाले प्लेलिस्ट में क्या, हिंदी वाले बच्चे उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो फिलहाल ये वाला होने वाला इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी इस वीडियो के साथ साथ और एक वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल में, तो जा करके देख सकते हो। थंबनेल में देखना लिखा हुआ है साफ साफ इकोनॉमिक्स हिंदी। डन। तो चलिए, ये बात क्लियर हो जाने पर आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल? सबसे पहला सवाल ये है कि वाई इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिगार्डेड एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं? लिखता है वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर स्केयर्स। सर व्हाट डू मीन बाय स्केयर्स? स्केयर्स का मतलब ही होता है लिमिटेड। फिर से बोलना बेटा एक बार, स्केयर्स का मतलब ही होता है क्या, लिमिटेड। तो वांट्स जो है वो अनलिमिटेड और रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। ड्यू टू अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, एक रिसोर्सेज का बहुत बहुत इस्तेमाल होता है। एफर्ट्स आर मेड टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट डालते हैं किस चक्कर में, बैलेंस करने के लिए, किसको, अनलिमिटेड वांट्स को और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में। ड्यू टू दिस एफर्ट, इस एफर्ट के कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, ठीक है। कि कौन सा टेक्निक से, कौन सा मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इस सिचुएशन को। इन दिस वे इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो जैक आर्ट्स वाले बच्चों का आया था 2023 में क्वेश्चन। और एक बात, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे इकोनॉमिक्स का, और वो भी जल्दी वीडियो अपलोडेड हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। वो जल्दी वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिलहाल अभी ये पढ़ते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, देखो द वेरी फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस और विच गुड्स and services should be produced so that maximum wants and needs of people could be satisfied with limited resources। देखो सबसे जो पहला प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे। तो अगर ये चीज हम लोग को पता चल जाता है तो इससे क्या होगा ना, कि जितना भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और जितना भी मैक्सिमम वांट्स है, देखो एक व्यक्ति अलग अलग कमोडिटी को डिमांड करता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में एक व्यक्ति अलग अलग कमोडिटी क्या करता है, अलग अलग गुड्स डिमांड करता है, और उसको सेटिस्फाइड करवाना इकोनॉमी का काम है, अर्थव्यवस्था का काम है। लेकिन रिसोर्सेस को भी ध्यान में रख करके कि रिसोर्सेस मेरे पास लिमिटेड है, इसीलिए कुछ कुछ वांट्स को क्या होता है, सेक्रीफाइस कर भी, अगर कर भी दे, लेकिन फिर भी जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मैक्सिमम टॉप पे होना चाहिए, ठीक है, विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक, डन। तो चलिए आगे क्या लिखता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, देखो एक तरफ इंडिविजुअल डिमांड, एक तरफ मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, देखो इट इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम।
और इट इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें बोलते हैं कि सारा कंज्यूमर डिमांड करेगा और इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करेगा। डन। तो उसके बाद इट मे और मे नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज इट इज पॉसिबल दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर मे डिमांड मोर इवन एट हाई प्राइस। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि सर अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, इफ प्राइस इज हायर देन डिमांड विल बी लेस, या फिर इफ प्राइस इज लोअर देन डिमांड विल बी मोर। ये तो मेरा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। बट इंडिविजुअल डिमांड का केसेस में क्या होता है कि कोई कोई ऐसा कंज्यूमर होता है कि हाई प्राइस में भी वो ज्यादा डिमांड करेगा, यानी प्राइस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन वो मेरा लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं भी हो सकता है इंडिविजुअल डिमांड में। बट इन मार्केट डिमांड इट ऑलवेज फॉलोज द लॉ ऑफ डिमांड, ये हमेशा लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करके चलता है। दैट इज मार्केट डिमांड ऑलवेज फॉल्स विद राइज इन प्राइस और वाइस वर्सा, यानी मार्केट डिमांड हमेशा गिरेगा यानी फॉल करेगा कैसे, अगर प्राइस बढ़ता है तो। डन। तो आगे, इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड को जो फैक्टर इफेक्ट करता है मार्केट डिमांड को वो फैक्टर इफेक्ट करेगा। जैसे मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। डन। तो क्या क्या सीखे कि इंडिविजुअल डिमांड में कोई इंडिविजुअल व्यक्ति डिमांड करेगा, मार्केट डिमांड में सारा कंज्यूमर डिमांड करेगा। इंडिविजुअल डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं भी हो सकता है, लेकिन मार्केट डिमांड में फॉलो होगा। इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाला सारा फैक्टर मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाला सारा फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। डन। तो चलिए आगे देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या लिखता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक्सप्लेन ये 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, देखो 2012, 2014 और 2016 में आया हुआ सवाल है। नेचर ऑफ कमोडिटी क्या कहता है मोनोपोली में, सिंगल प्रोडक्ट एंड नो क्लोज सब्सटीट्यूट, एक ही प्रोडक्ट बेचेगा और उसका साथ कोई सब्सटीट्यूट नहीं होगा। मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अलग अलग प्रोडक्ट बेचेगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मर क्लोज सब्सटीट्यूट, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट होगा वो क्लोज सब्सटीट्यूट भी होगा। सब्सटीट्यूट का मतलब तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है, समझ गया ना, कि यानी कि तुम नहीं तो दूसरा हो जाएगा। चाय पीना है कॉफी पी लेंगे, चाय नहीं है तो क्या दिक्कत है, ठीक है, वही चीज है सब्सटीट्यूट। दूसरा क्या है, रिलेशन बिटवीन फार्म एंड इंडस्ट्री। देखो नो डिफरेंस बिटवीन फार्म एंड इंडस्ट्री बिकॉज देयर इज ओनली वन फार्म इनटू द इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि मोनोपोली में क्या होता है, फार्म और इंडस्ट्री में कोई भेदभाव नहीं है। ग्रुप हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फार्म, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कार्टेल बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, क्या बनाते हैं बाबू, कार्टेल, CARTEL, और ये कार्टेल का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप्स होता है। डन। तो चलिए आगे क्या है, रेवेन्यू कर्व। देखो AR एंड MR बोथ फॉल but AR is relatively less elastic. In pure monopoly condition, demand curve is rectangular hyperbola which has unit elastic at all point। यानी AR और MR जो होता है वो दोनों गिरता है, लेकिन जो AR होता है वो क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है, यानी लेस देन 1 होता है ES का वैल्यू या ED का वैल्यू, ठीक है। और इसमें क्या है, AR एंड MR बोथ फॉल बट AR इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक बट नॉट परफेक्टली इलास्टिक लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन। AR और MR दोनों गिरता है, और AR जो होता है वो थोड़ा ज्यादा इलास्टिक होता है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, किसके जैसा, मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के जैसे, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो AR कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। डन। तो चलिए आगे, आगे क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत आसान सवाल भी है। देखो यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज सच एग्रीगेट्स व्हिच रिप्रेजेंट द एंटायर इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, लाइक टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि जनरल प्राइस लेवल हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आप लोग करेक्ट उत्तर मारना किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और देखो ये जैक 2016 और 2020 में आया हुआ सवाल है। डन। तो चलिए आगे क्या है, the term macro in English has its origin in the Greek term macros, which means large. In the context of macroeconomics, large means economy as a whole, यानी पूरा इकोनॉमिक का चर्चा होगा यहाँ पे। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है इकोनॉमी एज अ होल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखता है यहाँ पे,
डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो एंड गिव टू एग्जांपल्स और डिफाइन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। देखो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मींस द क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम में फ्लो को मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में स्टॉक को मेजर करते हैं। उसके बाद स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन, स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। और फ्लो हैज टाइम डायमेंशन एज पर आर पर डे पर मंथ एंड पर ईयर। ठीक है, स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, लेकिन फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक का एग्जांपल क्या है? क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, द अमाउंट ऑफ व्हीट स्टोर्ड, वाटर इन रिजर्वॉयर, ये सब। और एग्जांपल में फ्लो का क्या है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, वाटर इन अ रिवर, एक्सेट्रा। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What is GDP? Write down the three identities of calculation of GDP by three methods। देखो 8/2023 का सवाल है, बहुत अच्छा है, पता है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद वो सामान को बेच करके हम लोग क्या करते हैं? इनकम। और फिर इनकम से क्या करते हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर, खर्चा करते हैं। और फिर एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन, यानी देखो पहले प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद उस प्रोडक्शन में जो सामान होगा उसको बेच करके पैसा कमाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे तो खर्चा होगा, रॉ मटेरियल्स को खरीदेंगे, और फिर रॉ मटेरियल से फिर से प्रोडक्शन करेंगे। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मेरा हमेशा इकोनॉमी में चलता रहेगा। अगर ये इकोनॉमी में नहीं चला तो इकोनॉमी पूरा बंद। इकोनॉमी में ना नेशनल इनकम जनरेट होगा और ना ही जीडीपी। समझे? और इसी को बोलते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। वो इसको लिखा है थ्री आइडेंटिटीज, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखता है? GDP is the total value of all goods and services produced within the domestic territory of the country in a year। आगे क्या लिखता है? देखो यहाँ पे नेशनल इनकम मेजरमेंट है ना। देखो प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन या इनकम और एक्सपेंडिचर। देखो प्रोडक्शन में प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, फिर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या निकलेगा? जीबीए निकलेगा, जीबीए एमपी निकलेगा। हम क्या बोले? जीबीए या तो जीबीए एमपी, या तो जीडीपी, या तो जीडीपी एमपी। ये चारों चीज निकल सकता है, लेकिन इनकम मेथड से एक ही चीज निकलेगा, वो निकलेगा क्या? एनडीपी एफसी, यानी डोमेस्टिक इनकम। और इससे भी एक ही चीज निकलेगा, क्या? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, चलो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाला चैप्टर है। आगे देखते हैं क्या है। What is meant by aggregate supply? Aggregate supply क्या है? The concept of aggregate supply is related to the total supply of goods and services made available to all the producer in the economy. It means that aggregate supply depends on the production made by producer। ठीक है, अब देखो एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में जो ये वाला, ये चीज याद रखना क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल फैक्टर इनकम इक्वल टू रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद इन किनेशियन व्यू, यानी जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी एस इक्वल टू क्या? सी प्लस एस। इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। सो एग्रीगेट सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोलते हैं? सी प्लस एस बोलते हैं। यानी कि जो भी हम लोग, देखो सी प्लस एस क्यों बोलते हैं? वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है, यानी टोटल इनकम बराबर जितना खाएंगे, यानी सी मतलब जितना खाएंगे सोच लो, और एस मतलब जितना बचाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा टोटल इनकम आ जाएगा। मान लो हम 10,000 रुपया खर्चा करते हैं और 15,000 रुपया सेव करते हैं, यानी कमाते कितना है? हो 25,000 रुपया कमाते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो, और वाई जो है ना, वाई वही मेरा एस है, यानी वाई और एस दोनों बराबर है। इसीलिए इस y के जगह काट करके अगर हम लोग एस भी लिखते हैं, एस इक्वल टू सी प्लस एस, तो भी वो सही होता है। ठीक है, और एडी इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। हम लोग का जो सिलेबस है उसमें टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल ही पढ़ना है। डन। तो आगे ये एक लास्ट सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन एन इकोनॉमी एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो पता है एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट ये दिख रहा है आप लोगों को सीबीएसई 2023, लेकिन 2024 में आया हुआ सवाल है किसका? कॉमर्स वाले बच्चों को और साइंस वाले बच्चों को। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। Ex ante saving and investment refers to the planned saving and investment or desired saving and investment. Ex ante saving is what the savers plan to save at different levels of income in the economy. Similarly, ex ante investment is what the investor plan to invest at different levels of the economy। यानी बोल रहा है ना कि जो एक्स एंटी सेविंग है वो है प्लान्ड सेविंग,
प्लान्ड सेविंग का मतलब होता है कि हम प्लान करके है कि कितना हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। और इन्वेस्टमेंट, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो इन्वेस्टर इकोनॉमी में वो प्लान किया हुआ कि अलग अलग इनकम लेवल पे हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे। Since savers and investors in an economy are different person and guided by a different set of factors, the level of ex ante saving may or may not be equal to ex ante investment corresponding to any level of income। देखो सेवर और इन्वेस्टर अलग अलग व्यक्ति है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं होता है एट द सेम लेवल ऑफ इनकम। डन। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन जो कि मेरे को लगा आप लोगों को करवाना चाहिए और मैंने आप लोगों को करवाया भी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, क्योंकि आगे आने वाला कुछ दिनों में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा इकोनॉमिक्स का, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, और साथ ही एमसीक्यूज का भी सीरीज भी चलता रहेगा। तो अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर करना है इस वीडियो को, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करते चलना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।